गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत इंतज़ार रही होगी आप लोग को कि क्लास शुरू हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार देख के, लेकिन इतने से आदमी खुश नहीं है भाई। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पढ़ाइए, जब शुरू कर दिए हैं तो जितना से जितना हो सके जोड़ो, सबको जोड़ो एक साथ। और मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि कभी आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके बाद। यानी पूरी की पूरी लेखपाल को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, पूरी की पूरी हम लोग एसआई को क्लियर करने वाले हैं, एसएससी को भी देखने वाले हैं। यानी जितने दोस्त मित्र हैं सबको कहो शेयर करें, आप भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, इसको करो। चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई, जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कैरियर प्लानर का सदस्य बनना चाहता है, कि वो नंबर है मेरा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है 9517274732। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको कैरियर प्लानर का सदस्य, यानी एक परिवार है, परिवार का सदस्य बनाया जाएगा। जिससे क्या होगी कि आपका पूरा का पूरा एजुकेशनल फ्यूचर जो होगा हमारी टीम गाइड करेगी, मैं गाइड करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है। जैसे क्या होता है ना कि पानी हम पीते हैं लेकिन फ़िल्टर करके पीते हैं, यानी फ़िल्टर का यूज करते हैं। तो हम एजुकेशन लेंगे लेकिन फ़िल्टर से लेंगे, और हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सारी टीम हमारी गाइड करेगी, हम करेंगे, कोई बात नहीं होगी। और आपको पूरी की पूरी प्री प्लानिंग के तहत एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम का पार्ट 2। यानी आज का सेशन हम लोग क्या है, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। यानी कल मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, आज मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। आज हम लोग का है नंबर सिस्टम। आज भी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, यानी क्लासेस ख़त्म करेंगे हम लोग। लंबा लेक्चर लेके, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। क्लास होगी, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है वैसे ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। बस आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ सकते हो, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 है। कौन सा बेटा, पार्ट 2। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 चल रहा हम लोग का, संख्या पद्धति का पार्ट 2 चल रहा है। यानी इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की जो क्लास होगी हम लोग की, उसी से शुरुआत हो जाएगी। आज की क्लास होगी हम लोग की अभाज्य संख्या से होगी। कहाँ शुरुआत होगी मेरे भाई, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर से कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी जैसे चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो इसमें भी हमको प्राइम नंबर से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिख जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का प्राइम नंबर पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। बेटा ध्यान देना, जो लोग जुड़े हुए हो, जो देख रहे हो, ध्यान देना। मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, आप पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरी पूरी की पूरी क्लास एकदम केवल पढ़ाने पे होगी। ये जो बकवास चीज़ें हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होगी, बस केवल पढ़ाने पे। ठीक, तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, यानी मैंने कहा कि जिन संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड हो, ध्यान रखना, यानी जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या कहलाएंगे। यानी जो संख्या एक से और स्वयं से केवल विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या कहलाएगी। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। हम जैसे किताब में क्या पढ़ते थे, हम कहते थे कि जो संख्या स्वयं से, यानी अपने आप से और एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास एक संख्या 1 है, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7, 8 और 9 भी होगी। ये सारी संख्या हमारे पास है। हमने कहा 1 का गुणनखंड किया तो हमको 1 मिला, 2 का किया तो जैसे 1 इंटू कितना मिल गया, 2, 3 का किया तो कितना मिल गया, 1 इंटू 3, 4 का किया तो 1 इंटू 2 इंटू
2, 5 का किया तो कितना मिला 1 गुणे 5, 6 का किया तो 1 गुणे 2 गुणे कितना मिला 3, 7 का किया तो 1 गुणे कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, 8 का किया तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का किया तो कितना मिला 1 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारी अभाज्य संख्या। अब इसमें पहचानना है कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें पहचानना है कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो मैंने कहा कि इसमें अभाज्य संख्या सबसे पहले वाली कौन सी होगी, इसमें सबसे पहले वाली 2 होगी। कौन सी होगी मेरे भाई 2 होगी। 2 हमारी क्या है सम है, क्या है मेरे बेटा सम है, लेकिन सम होते भी क्या है अभाज्य है, और केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम होते हुए भी अभाज्य होगी। केवल 2 है जो सम भी है और क्या है मेरा अभाज्य भी है। अब हम बात करते हैं 3 भी एक प्रकार की अभाज्य है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड मिले हमारे 2 मिले। हमने कहा कि 5 भी अभाज्य होगा, 5 भी क्या होगा एक अभाज्य होगा। मैंने कहा 7 भी अभाज्य होगा, मैंने कहा 7 भी अभाज्य होगा। मैंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन 2 3 5 7, यानी एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने क्या डेफिनेशन को बताने के लिए जिन संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। मैंने देखा 2 में केवल 2 गुणनखंड है, 3 में 5 में 7 में, बाकी 6 के कितने गुणनखंड हो गए 3। मैंने देखा कि 8 के कितने गुणनखंड हो गए 3, मैंने 9 के कितने गुणनखंड 3, 1 के कितने गुणनखंड हो गए 1, यानी 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो आप जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाएगी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती मेरे भाई 2 होगी। दूसरा क्वेश्चन जैसे ही पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, पूछा जाए आपसे नोट्स बनाते चलना, सबसे छोटी और एक शब्द लगा देगा, वो शब्द होगा विषम। क्या होगा विषम यानी ऑड। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा 3। देखो यहाँ पे जब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 होगी, लेकिन जब पूछ दिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी तो 3 होगी। 1 कभी अभाज्य नहीं होता है। एक्चुअली कई बार एसएससी में, टेट में, सुपर टेट में, लेखपाल में, हर जगह इन टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैंने कहा आपको बेसिक पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक, यानी आप एकदम रम जाओगे उसी में रम जाओगे आप, इतना बेसिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। यानी इसके बाद आपको कहीं मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद से तीसरा जो होता है, पूछा जाता है 1 से 100 के बीच, 1 से कहाँ तक 100 तक, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या आती हैं। कितनी 25 अभाज्य संख्या आती हैं। अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या आती है मेरे भाई 25। यानी जब पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो आपका जवाब कितना होगा 25। कोई डाउट किसी को। और मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या आती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2। ये 3 क्वेश्चन तो प्रॉपर है। आपने जाना कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते भी क्या है अभाज्य, इसके अलावा कोई सम होगी जो अभाज्य नहीं होगी। इसके साथ ये भी जान लो कि 5 जो है 5 केवल 5 ही अभाज्य होगा, 5 ही केवल अभाज्य होगा, यानी 5 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। या इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब कि जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 होगा वो कभी अभाज्य नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज दैट एक क्लू आपको मिल जाता है, बोला गया कि ये बताओ कि 1255, ये 1255 क्या अभाज्य होगा क्या, 1255 अभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या का इकाई का स्थान क्या हो, जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 हो वो कभी अभाज्य नहीं होगा। किसको छोड़ के 5 को छोड़ के, यानी 1255 कभी अभाज्य आपका नहीं होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि सपोज दैट मान लीजिए पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा अभाज्य होगा, निम्न में से कौन अभाज्य नहीं होगा, कौन अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। सपोज दैट मानो, और 4 ऑप्शन दे दिया, मान लो कि बोला कि 2 9 4 7 1, ऑप्शन बी दे दिया,
87427, ऑप्शन सी दे दिया 98425 दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया कि नॉन ऑफ दिस। अब बोला इसमें से कौन से अभाज्य नहीं है। सपोज दैट मानो कि मैंने एक कहा कि कौन से अभाज्य नहीं है, कुछ ना कुछ क्लू तो होता है एग्जामिनर, जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है क्वेश्चन को हल करने के लिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। तो लॉजिक क्या होती है, अगर आप जानते हो कि 5 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 वो अभाज्य नहीं होगा, तो सीधे आपका आंसर होगा 8988425, यानी जो इकाई का स्थान 5 है कभी अभाज्य नहीं होगा, किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के। यानी एक क्लू आपको मिल जा रही है, आपको क्या मिल जा रही है, क्लू मिल जा रही है कि जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 होगा कभी अभाज्य नहीं होगा, असम होगा तो ऐसे नहीं होगा। चलिए ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए गए यहाँ तक अभी तक, यानी एक क्लू पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे और बनता है। जैसे कि कल आपको क्लास में मैंने बताया था और मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो गुणा करना किसी भी संख्या को गुणा करना संभव नहीं है, यानी कि हम गुणा कर पाएँ ऐसा मान संभव नहीं है कि हम सारी संख्याओं का गुणा कर ले जाएं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब संख्या के बारे में हमें पता नहीं है कि संख्या इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तब तक गुणा नहीं हो सकता है, जोड़ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन बस एक चीज़ होती है, अगर हमने कहा कि मेरे पास 5 है, क्या है, 5 है, और 5 में किसी सम संख्या का गुणा कर दें, तो उस सम संख्या का गुणा करने पे इकाई का स्थान हमेशा कितना देती है, इकाई का स्थान हमेशा 0 देती है। कितना देती है मेरे भाई, 0। 5 है, किसी विषम संख्या का गुणा कर दिया जाए तो इकाई का स्थान हमेशा कितना देता है, ये 5 देता है। ध्यान रखना, क्या देता है, 5 देता है। यानी 5 जो है किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या देगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पीसीएस लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है यहाँ से, जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, बोला था कि बताओ, ये पूछा गया था, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पूछा गया था कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें। ध्यान देना, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी, गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी, इकाई के स्थान पर कौन संख्या आएगी। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे बताओ कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डेडेस, कहाँ तक की बात कर रहा है, अंत तक। तो एक रिजल्ट निकल रही है डेडेस और एक्स, क्या निकल रही है, एक्स। आप पूछ दिया बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेडेस निकला और क्या निकला, एक्स। पूछा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये बताओ कि पूछा गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देंगे तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया लोअर पीसीएस हमारे पेपर में कि कौन सी संख्या होगी भाई। तो आपका जो जवाब होगा, ये 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, 2 और 5 मिलकर इकाई के स्थान पे 0 दे देंगे तो आप क्या कहोगे, 0 होगा। यानी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, ये पांचवा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर, मान लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर, अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें, अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें, अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दें तो गुणनफल में इकाई का स्थान, गुणनफल में इकाई का स्थान क्या मिलेगा। यानी बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर, यानी किसको छोड़ दिया जाएगा, 2 को। जब सम हटा देंगे 5 के साथ विषम का गुणा करेंगे तो हमेशा कितना रिजल्ट देगा भाई, 5 देगा। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि 2 को हटा दो, अब गुणा 3 से, 5 से, 7 से, गुणे 11, गुणे कहाँ तक, डेढ़ से n तक करो, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी। तो हमने कहा x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब कितना होगा, 5 आएगा। स्थान पे कौन संख्या आएगी मेरे भाई, 5। यानी जैसे बोला है कि पहला क्वेश्चन ये बोला है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दे तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी, तो हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी।
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन सी आएगी? 5 आएगी। यानी 3 क्वेश्चन ए बन गए, 2 क्वेश्चन ओ बन गए, कुल मिला के अभाज्य संख्या से कितने क्वेश्चन बन गए? हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन बन गए। अब सोचो केवल प्राइम नंबर से 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए कि 2 और 5 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 2 और 5 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? तो जब 2 और 5 को छोड़ देंगे मेरे भाई, जब 2 और 5 को छोड़ देंगे तो गुणा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट के बारे में हमको पता नहीं है। जो 0 और 5 आ रही थी किसके वजह से आ रही थी? 2 और 5 की वजह से आ रही थी। अगर 2 और 5 को छोड़ दिया जाए, ऐसा मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 2 और 5 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? तो आप कहोगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, यानी मान असंभव है, यानी जो भी आप कह सकते हो। आ जाओ, अभाज्य संख्या आपके सामने, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके अभाज्य संख्या से बनेंगे। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या हम लोग का हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? थोड़ा सा टॉपिक, कुछ क्लास हम लोग की बड़ी होती जाएगी, 1 घंटा के आसपास की क्लास होंगी हमारी सब। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की भी क्लास हो सकती हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। कोई दिक्कत होगी तुमसे पूछ लीजिएगा। चलिए जैसे कि अभाज्य संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अब हमारा टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। अब सोचो कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी हम बात करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर के। किसकी? को प्राइम नंबर की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली को प्राइम नंबर होता क्या है, सहअभाज्य संख्या होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है। जैसे कि आपने अभाज्य संख्या पढ़ा, आप पढ़ने जा रहे हो सहअभाज्य संख्या। यानी क्या होता है सहअभाज्य संख्या मेरे भाई? कहते हैं वैसी 2 संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 2 संख्याओं का, हम कह सकते हैं जिन दो संख्याओं का HCF सदैव 1 हो। सदैव कितना हो? 1 हो। देखो डेफिनेशन को समझते रहना। यानी मैंने बोला है कि जिन 2 संख्याओं का HCF कितना हो? सदैव 1 हो। यानी जिन 2 संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सदैव अगर 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि बेटा बता दो कि सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमको बता दो, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जिन दो संख्याओं का केवल HCF सदैव कितना हो? 1 हो, क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 2 को लिया और 3 को लिया। 2 का मतलब हमने तोड़ा 1 इंटू किसमें? 2 में। 3 को लिया तो 1 गुणे किसमें तोड़ा? 3 में। हमने कहा इसका हाईएस्ट कॉमन कितना मिला? 1 मिला। यानी एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को, ये सहअभाज्य होंगी। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई संख्या मैंने लिया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया, मैंने कहा कि 8 को ले लेते हैं और 9 को ले लेते हैं। 8 का मतलब कि 1 इंटू 2 के पावर 3 हो जाएगा। 9 का मतलब 1 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा। मैंने कहा कॉमन क्या मिला? 1, यानी सहअभाज्य हो जाएंगे। मैंने कहा कि 2 और 4 को लेते हैं, 2 को लेते हैं और 4 को लेते हैं। 2 का मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। 4 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैंने कहा कि कॉमन चाहिए केवल 1, लेकिन यहाँ पे क्या मिला? 1 भी मिला, 2 मिला, इसलिए सहअभाज्य नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान देना। यानी जिन 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव 1 हो, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि मान लो सपोज दैट 15 और 16 की बात किया मैंने, 1 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। 16 का मतलब 1 इंटू 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन जो मिला वो क्या मिला है? ये सहअभाज्य होंगे। मैंने कहा कि जो संख्याएं, जिन 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सदैव कितना हो?
सदैव एक हो, सदैव कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वो सहअभाज्य होंगे। जैसे रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, जैसे अनुपात की बात करना शुरू करते हैं, अनुपात की, जो अनुपात होता है एक संबंध है भाई, ये सदैव हमेशा किस में होते हैं, को प्राइम नंबर में होते हैं। किस में होते हैं भाई, को प्राइम नंबर में होते हैं। रेशियो जो होते हैं हमेशा को प्राइम नंबर में होते हैं। जो भिन्न होता है अंश बटे में हर, जो फ्रैक्शन होता है अंश बटे में हर, ये हमेशा किस में होते हैं, को प्राइम नंबर में होते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या होते हैं। इनके हाईएस्ट कॉमन कितना मिलता है, एक मिलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलता है, एक मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हमने कहा जिन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, यानी HCF एक हो, वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि दो क्रमिक नंबर, दो क्रमिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बनने वाला है उसको ध्यान देना। यानी पहला नोट क्या हम लोग का है कि सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याओं का जो मस होता है, यानी HCF होता है, मस सदैव एक होता है। क्या होता है, सदैव एक होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है, सदैव एक होता है। तथा लस क्या होता है, लस जो होता है उनका गुणनफल होता है। उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। ध्यान देना, गुणनफल होता है। यानी मान लो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि m और n दो सहअभाज्य संख्या, कभी कभी क्या होता है कि हमसे इतना बड़ा डेटा दे देता है, और डेटा मान लो जो कैसे दिया, बोला कि मान लो सपोज दैट कि नॉर्मल, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद से मैं डेटा बड़ा ले रहा हूँ। मैंने कहा बताओ यदि, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा, क्वेश्चन 1, यदि m और n सहअभाज्य हो, क्या हो मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, तो उनका HCF एंड LCM क्या होगा। यानी मान लो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया कि अगर m और n क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, तो इसका LCM HCF क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि अगर सहअभाज्य है, क्या है मेरे, तो इसका जो HCF होगा वो सदैव कितना होगा, ये एक होगा, और इसका जो LCM होगा, इनका गुणनफल होगा, यानी m इंटू कितना होगा, n होगा। बात समझ में आ रही है। यानी अगर कोई भी दो सहअभाज्य संख्या हो तो उनका LCM क्या होगा, उनका गुणनफल हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी हम दूसरा नोट यहाँ पे जैसे लिखे हमने कि दो क्रमिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। दो क्रमिक संख्या जो होती हैं, सदैव क्या होती हैं, सदैव सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। यानी इसको भी नोट पे लिख लेना आप लोग कि दो क्रमिक संख्या सदैव क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। यानी जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसको नोट कर लेना कि सदैव सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है सदैव कितना होता है, एक होता है। LCM क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। दो क्रमिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर कैसे देता है, एक्चुअली सोचता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप सोचना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, वो सोच रहा है। मान लो कि बड़ा प्रश्न आपके सामने, बड़ा डेटा दे दिया, तो आप वहाँ पे उलझे रह जाओगे। मैंने पूछा कि बताओ, मान लो सपोज दैट पूछा कि बताओ कि ऑप्शन दे रखा हुआ है, निम्न में से बोला कि निम्न में से, बोला ये बताओ कि निम्न में से कौन सा अभाज्य होगा, कौन सा सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य होगा, अभाज्य है। मान लो क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया कि 2 4 6 8 2 9 8 4। ऑप्शन बी दिया हमारे पास कि 9 8 4 7 6 9 8 4 7 7। ऑप्शन सी दिया मेरे पास 4 2 9 8
298। ऑप्शन डी दिया हमारे पास जैसे कि 4288 कामा 822। बोला इसमें बताओ कि इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा हुआ, बोला है निम्न में से कौन सा सहभाज्य होगा। अब इतना बड़ा डेटा है, सहभाज्य का डेफिनेशन तो आपको पता है, लेकिन जब इतना बड़ा आपके पास डेटा आ गया, आप कहोगे इसको तोड़ेंगे कैसे, इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो आपके पास कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्लू जान रहे हो, मैंने कहा कि कंसेप्ट, यानी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दे रहा है तो कुछ ना कुछ क्लू होगा वहाँ पे, यानी क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ क्लू होता है कि हाँ ये जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, हल कर रहे हो, इसका मतलब उसको 30 सेकंड का टाइम दे रहा है। और जब वो 30 सेकंड का टाइम दे रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो देगा ही देगा, जाहिर सी बात है, कुछ लॉजिक, बिना लॉजिक तो आपको देगा नहीं। यानी जैसे लॉजिक देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी दो क्रमिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं, सहभाज्य होती हैं। दोनों क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं, यानी सीधे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप कहोगे क्या हो जाएगा, अगर इसका मान लो कि अगर इतना बड़ा आपको दे दिया, पूछा कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करो तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे, और गुणा करना तो इतना बड़ा पॉसिबल तो है नहीं, आप उसमें ऑप्शन भी उस अकॉर्डिंग देगा, या तो गुणा करके देगा, तो पॉसिबल तो है नहीं इतना बड़ा संख्या गुणा करने, या तो ट्रिक है जब गुणा पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। तो ये सदैव ये क्या होती है, हमारी सहभाज्य संख्या होंगे, सहभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनाए गए हमारे यहाँ। अब देखते हैं आगे परिमेय संख्या को लेकर चलते हैं कि परिमेय संख्या से कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ध्यान देना, परिमेय संख्या से कैसे क्वेश्चन बनाए गए हमारे यहाँ, उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ, अब अगला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर जो हमारे सामने दिख रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है। आ जाओ, रेशनल नंबर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं, और रेशनल नंबर इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर हम जान जाते हैं तो इरेशनल नंबर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आगे भी बहुत से इसे यहाँ से हमको यूज मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें अगर हमको पता है तभी हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या जो हमारे पास है, जो परिमेय संख्या हम देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या क्या करेंगे हम लोग, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि रेशनल नंबर जो होगा परिमेय संख्या जो था, आ जाइए, परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि जिन संख्याओं को P अपन Q के रूप में चेंज कर सकते हो, क्या होता है, जिनको P बटे Q के रूप में लिखते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आखिर में 0 क्यों होता है, जिससे P जो है इसको हम अंश भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं। Q जो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं। P जो एक शब्द और बोल सकते हैं, इसको भाज्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको भाज्य बोल सकते हैं। जो हर, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भाजक शब्द भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, भाजक भी बोल सकते हैं। यानी जो अंश है इसको भाज्य भी बोल सकते हैं और इसको भाजक भी बोल सकते हैं। हमारे डिसमिल नंबर सिस्टम में, जो डिसमिल नंबर सिस्टम है, इसका बेस जो होता है डिसमिल नंबर सिस्टम का, ये होता है 10 होता है, यानी 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8 और कितना होता है, 9 होता है। ये इनका बेस होता है। अब बात करते हैं कि बेस जब हो गया तो ये सारी संख्याएं जो हमारे सामने दिख रही हैं, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी संख्या 15 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाती है, 5 बार में। तो हमने कहा 5 और 3 का गुणा करने पे मुझे 15 मिलना चाहिए। मैंने 18 में 6 से भाग दिया तो 6 3 का 18, यानी 3 और 6 का गुणा करने पर 18 हमको मिलना जरूरी है, नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा मान लीजिए ऐसे मैंने 1 में 0 से भाग दिया, 0 में मैंने 1 से भाग दिया, तो हमने कहा कि 0 बार में गया, यानी 0 1 का गुणा करने पे कितना मिल गया, 0। लेकिन जब 0 में मैंने 1 से भाग दिया तो हमने कहा इनफाइनाइट,
यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका गुणा हम 1 में करेंगे तो 0 मिलेगी, और उस बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में मुझे पता है नहीं, तो कोई मतलब तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या आपकी दी गई है 1 से लेकर 9 तक, ये भाजक का काम कर सकती है। किसका काम कर सकते हैं? लेकिन 0 कभी भाजक का काम नहीं कर सकती। किसका काम नहीं कर सकती? भाजक का काम नहीं कर सकती। 0 कभी भी किसी संख्या का भाजक का काम नहीं कर सकती है। बाकी सारी संख्या भाजक का काम कर सकती हैं, 0 भाजक का काम नहीं कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी पूछा जाए क्या 0 भाजक का काम कर सकती है, तो आप कह सकते हो 0 कभी भाजक नहीं बन सकती है। यानी 0 किसी भी संख्या का भाजक नहीं बन सकती है। अगर भाजक बनती है तो रिजल्ट इनफाइनाइट में देती है, जिसकी गणना हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे हमको मिला तो हमने कहा कि जिनको P/Q के रूप में बदल सकते हो, और Q नॉट इक्वल टू क्या हो मेरे भाई? Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन एक शब्द मैं और लगाऊंगा यहाँ पे P/Q के जगह पे, मैं कहूँगा यहाँ पे सिंपल सी बात, सिंपल से फंडा में बताऊँगा कि जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, मैं कहूँगा कि जिन संख्याओं को किस में बदला जा सकता हो? जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, बदला जा सकता हो, बदला जा सकता हो, जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। आपको 0 के बारे में बताया था मैंने। 0 से 4 चीजें, 0 सम भी होगी, 0 पूर्ण भी होगी, 0 पूर्णांक भी होगा, और 0 परिमेय भी होगा। बार बार पूछा गया है कि 0 परिमेय संख्या होती कि नहीं होती है, तो आप स्पष्ट मारोगे 0 परिमेय संख्या होता है। यानी मैंने आपको जैसे लिखवाया कि परिमेय संख्या के बारे में स्पष्ट समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा परिमेय संख्या को। मैंने कहा जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो संख्याएं परिमेय कहलाती है, जिनको भिन्न में नहीं बदला जा सकता क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती हैं। यानी मैंने कहा कि नेचुरल नंबर को लेते हैं, नेचुरल नंबर को जैसे मैंने लिया तो मैंने कहा 1 2 3 डेडेस कहाँ तक हम पहुँचे? इनफाइनाइट तक। जैसे मैंने होल नंबर को लिया तो हमने कहा कि 0 1 2 3 डेडेस कहाँ तक पहुँचे? इनफाइनाइट तक। मैंने इंटीजर को जैसे लिया, हमने कहा इंटीजर डेडेस -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डेडेस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे बात की जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? जैसे कि पहला नोट यहाँ पे डेफिनेशन के बाद पहला क्वेश्चन, यानी सभी प्राकृतिक इक्वल टू परिमेय क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक परिमेय होती हैं। बट सभी परिमेय नॉट इक्वल टू प्राकृतिक, यानी सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं हो सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक हो सकती हैं, तो आप कहोगे नहीं। पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, तो आप कहोगे हाँ। यानी कैसे? आपने कहा 1 2 3 चल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको भिन्न में बदल सकता हूँ, इसलिए सभी प्राकृतिक परिमेय हो सकता है। लेकिन सभी परिमेय यानी जैसे 5/2 आ गया, इसको प्राकृतिक नहीं लिख सकते हैं, इसको 2.5 लिख सकते हैं, और 2.5 कभी प्राकृतिक होगी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी पॉइंट में माइनस में आता नहीं है। ठीक, स्पष्ट हो गया? यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होगा। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सा प्राकृतिक होगा, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा प्राकृतिक संख्या है निम्न में से। ऑप्शन दिया, कहा 5/2, ऑप्शन बी दिया 10/2, ऑप्शन सी दिया 7/2, ऑप्शन डी दिया 9/2। पूछा इसमें से कौन सा प्राकृतिक होगा। हमने कहा ये तो परिमेय होगा, एक परिमेय, लेकिन ये परिमेय भी होगा और क्या होगा? प्राकृतिक होगा। ये पूर्ण विभाजन हो जा रहा है 5 एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक संख्या। जब इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप घबराना मत। यानी जो संख्या परफेक्टली डिविजिबल है, यानी परफेक्टली डिवाइड हो जाए, वो संख्या प्राकृतिक हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी।
लेकिन वो कभी परिमेय भी हो जाएंगी, लेकिन जो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा केवल परिमेय हो सकता है, ना तो पूर्णांक हो सकता है, ना तो कुछ हो सकता है, केवल क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि दूसरा क्वेश्चन ये बनाया कि जीरो परिमेय है। दूसरा टॉपिक बताया जीरो इक्वल टू क्या होगा हमारा, परिमेय होगा। दूसरा टॉपिक हमने क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होंगे। जब जीरो परिमेय हो गया तो सब बची प्रकृति के भी परिमेय हो जाएंगे। तो हमने कहा तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि सभी पूर्ण क्या होंगे, सभी पूर्ण जो होंगे, सभी पूर्ण इक्वल टू परिमेय, यानी सभी होल नंबर्स क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। बट सभी परिमेय क्या होंगे, सभी परिमेय जो होंगे नॉट इक्वल टू पूर्ण होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन कि पूछा जाता हमसे कि माइनस में, ये बताओ कि मान लो कि पूछा गया कि -5 क्या परिमेय होगा, तो आपका जवाब होगा -5 बटे में इसको 1 लिख सकते हैं। -24 परिमेय होगा तो होगा भाई -24 बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब माइनस वाली सारी संख्याएं परिमेय हो सकती हैं, जीरो परिमेय है, तो बाकी सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय होंगी। तो पूछा गया है कि सभी पूर्णांक ध्यान रखना, कथन और कारक में पूछा जाएगा, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे, लेकिन सभी परिमेय जो होंगे, ये सभी परिमेय जो होंगे पूर्णांक नहीं होंगे। सभी परिमेय होंगे नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी सभी परिमेय जो होंगे पूर्णांक नहीं होंगे। अब 4 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कहा गया सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। जीरो एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाओ और सारी चीज़ें नोट कर लो, नोट्स बना लो। आप बहुत बेसिक जो क्लास में पढ़ाता हूँ उससे बेहतर मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। सभी पूर्णांक परिमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन बनाए गए यहाँ से, 4 क्वेश्चन। और आगे आओ कितने क्वेश्चन और बनाए जाते हैं। मैं पूछता हूँ कभी कभी बच्चों से, बताओ कि पाई परिमेय संख्या होती है क्या, पाई परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है क्या? तो बच्चे बोलते हैं कि सर पाई परिमेय संख्या नहीं होती। कुछ बच्चे बोलते हैं कि पाई क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 22/7 जो है ये मान है किसका, पाई का। किसका मान है, ये पाई का मान है। तो जब 22/7 हमारा परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय के नियम को, यानी रेशनल नंबर के नियम को फुलफिल कर रहा है, तो पाई अपरिमेय क्यों होगा, पाई अपरिमेय क्यों होगा? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाई का जो वास्तविक मान 22/7 नहीं है। पाई का जो मान था, पाई का मान सर्च किया गया था नियर अबाउट 1.24 ट्रिलियन तक। कहाँ तक, 1.24 ट्रिलियन तक विस्तार किया गया था, यानी 3.142758 डैश कहाँ तक, डैश 1.24 ट्रिलियन तक विस्तार किया गया था। किसका मान, पाई का मान। पाई का मान वास्तविक नहीं है 22/7, ध्यान रखना। पाई का काल्पनिक मान है, और ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा जो पाई का काल्पनिक मान है उस मान को किसने दिया था, उस मान को किस गणितज्ञ ने दिया था कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ध्यान देना, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो पाई का वास्तविक मान है कैसा, इतना बड़ा मान था, इतना बड़ा मान था, इतनी बड़ी वैल्यू थी जिसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ आए एक गणितज्ञ आर्यभट्ट, एक गणितज्ञ आए आर्यभट्ट, नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट प्रथम। उन्होंने पाई का मान दशमलव के बाद से कितने अंकों तक सीमित कर दिया, 4 अंकों तक। पूछा जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक, दशमलव के बाद कितने अंकों तक, दशमलव के बाद 4 अंकों तक, 4 अंकों तक किसने दिया था, अंकों तक किसने दिया? तो आपका जवाब होगा आर्यभट्ट प्रथम ने। क्या कहोगे, आर्यभट्ट प्रथम ने, आर्यभट्ट प्रथम ने दिया था। पाई का मान कितना,
दशमलव के बाद से 4 अंकों तक का मान दिया था आर्यभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए पाई का मान दशमलव के बाद से 4 अंकों तक किसने सीमित किया था, तो आर्यभट्ट ने सीमित किया था, कोई डाउट। अब पूछा जाता है कि पाई का मान, अब इसी पाई के मान के बराबर नियर अबाउट 22/7 के मान की वैल्यू मिल रही थी, यानी पाई के मान के बराबर नियर अबाउट 22/7 की वैल्यू मिल रही थी। तो हमने क्या किया कि आर्यभट्ट द्वितीय जो आए, आर्यभट्ट कौन से आए, आर्यभट्ट सेकेंड आए, उन्होंने क्या किया, पाई का मान 22/7 दे दिया। ये 22/7 मान किसने दिया था भाई मेरे, आर्यभट्ट द्वितीय ने। किसने दिया था, आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था। आर्यभट्ट सेकेंड ने दिया था पाई का मान 22/7। क्वेश्चन नंबर 6। अब सोचो यहाँ से 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन गए। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक, पाई का मान कितना दिया था, इन्होंने इतना दिया था। आर्यभट्ट ने दिया था 22/7 पाई का मान, कोई डाउट किसी को, 22/7 मान दिया था आर्यभट्ट सेकेंड ने। अब बात यहाँ पे आती है कि जब 22/7 मान दिया था, आर्यभट्ट ने पूछ दिया कि पाई का मान 22/7 किस गणितज्ञ ने दिया था, आपका जवाब होगा आर्यभट्ट सेकेंड ने। और पाई का मान दशमलव के बाद से 4 अंकों तक किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, आर्यभट्ट प्रथम ने दिया था। अब मान लो यहाँ से और क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे कि पाई आखिर में अपरिमेय है, 22/7 परिमेय क्यों है। तो आ जाइए, अगर 22/7 की वैल्यू अगर वाकई होती, 22/7 की पाई के बराबर होती, तो मान लो तो हम बोलते कि पाई भी परिमेय होगा, लेकिन वास्तविक वैल्यू तो है नहीं, काल्पनिक वैल्यू है। तो जो 22/7 हमारे सामने दिख रहा है, 22/7 को तोड़ते हैं हम लोग, 22/7 को तोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं 22/7 को तोड़ेंगे तो 7 तरीके कितना होगा, 21 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, सॉरी 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 अठे 56 हो जाएगा। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, फिर 142857 आ जाएगा, फिर 142857 डेट कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक। अगर मान लो सपोज दैट पूछा कि 22/7 अगर परिमेय है तो ये परिमेय होगा क्या, परिमेय होगा क्योंकि इनफाइनाइट दिख रहा है। तो मेरे भाई साहब इनफाइनाइट दिख रहा है, लेकिन संख्याओं में रिपीटेशन है। क्या है, संख्याएं रिपीट की गई हैं। मैंने कहा है संख्याएं रिपीट की गई, क्या की गई हैं, रिपीट की गई हैं। यानी इसको हम लोग 3.142857 पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देंगे। जब बार लगा दें, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 22 में कितनी आएगी, 7 आएगी। यानी ये भी परिमेय होगा, ये भी क्या होंगे, परिमेय होंगे। परिमेय समझ लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय, जीरो भी परिमेय, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय, पूर्णांक भी परिमेय, और जो आपका दशमलव में संख्या होती हैं वो भी क्या होंगी, परिमेय होंगी। यानी जैसे कि परिमेय कौन कौन हो सकता है, इसको भी ध्यान देना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा परिमेय होगा, कौन कौन सा अपरिमेय होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो संख्याएं परिमेय होंगी कौन कौन होंगी, सभी प्राकृतिक हो जाएंगी, जीरो हो जाएगा, पूर्ण हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। बाकी जो दशमलव में संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मैंने कहा 0.25 ही परिमेय होगा। क्यों होगा, इसको 25/100 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब कि जितने भी पॉइंटों में संख्या है, 0.32 भी परिमेय होगा, 0.876 भी परिमेय होगा, यानी 2.498 भी, 2.498। यानी इसका कहने का मतलब कि जिनका पॉइंट में हो लेकिन लिमिटेशन हो, क्या हो, लिमिटेशन हो, लिमिट में संख्याओं परिमेय होंगी। एग्जाम्पल नंबर पहला था, ये दूसरा आ जाते हैं। हमने कहा कि मान लो लिमिटेशन ना हो, हमसे बोला कि बताओ 2.6798 डेट इज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बोल रहा है। लिमिटेशन नहीं है लेकिन क्या है, रिपीटेशन है। लिमिटेशन नहीं लेकिन क्या है, रिपीटेशन है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 6, इसको हम लिख सकते हैं 2.6798 पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। यानी जैसे मैंने बार लगाया
ये संख्या क्या बन गई, क्या लगा भाई, बार लग गया। यानी जनसंख्याओं का रिपीटेशन हो, जिन संख्याओं में क्या हो, रिपीटेशन दिख रहे हो आपको, हो जाएंगे परिमेय। जैसे कि मान लीजिए तीसरा नंबर पूछ दिया, बोला कि 2.79 पे बार लगा हुआ है, क्या परिमेय होगा, तो आप खुलेआम मार सकते हो परिमेय होगा। यानी जिन पे बार लगा होगा परिमेय होंगे, जिन संख्याओं में रिपीटेशन होगा क्या होंगे। लेकिन जिन संख्याओं में रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 2.984276 डेट इज कहाँ तक, इनमें रिपीटेशन कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए परिमेय नहीं होंगे। जिसमें रिपीटेशन होगा वो परिमेय हो सकता है। यानी अब मान लीजिए कि हमने कहा कि √4 क्या परिमेय होगा, तो आप कह सकते हो इसका 2 निकल सकता है। हमने कहा Q√64 तो आप कहोगे परिमेय होगा, क्योंकि किसका है, 4 का। मैंने कहा Q√8 यानी किसका है भाई, 2 का, ये परिमेय हो सकता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल घनमूल निकाला जा सकता हो, जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, पॉइंट में हो ना पॉइंट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉइंट में ना हो तो परिमेय ऑलरेडी होगा, पॉइंट में है, लिमिटेशन है, लिमिट दी गई है तो परिमेय ऑलरेडी होगा। लिमिट नहीं दी गई है लेकिन रिपीट है, संख्याएं क्या हमारी रिपीट है तो परिमेय होगा। यानी बार लगा हुआ है परिमेय होगा, बार लगा हुआ है क्या होगा, परिमेय होगा। कोई डाउट। यानी पाई हमारा अपरिमेय होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हटा दें इनको। अब अपरिमेय संख्या की जैसे बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या को सिंपली हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता हो। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे IR इरेशनल नंबर लग जाएगा और अपरिमेय हो जाएगा, यहाँ पे अ लग जाएगा, बाकी परिमेय रहेगा वहीं पे, अपरिमेय हो जाएगा। जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पाई को ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे किसको ले लिया, पाई को, √2 को ले लिया, √11 को ले लिया, √5 को ले लिया। यानी जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता है वो संख्या क्या होंगी, परिमेय होंगी। बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने बारे में। देखो बेटा, क्लास तो चलेगी, जो लास्ट तक देख रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ क्लास चलेगी, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा संगठन शुरू किया हूँ, कैरियर प्लानर, जिसमें क्या है कि बच्चों को लग रहा होगा कि सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ने की जो टेक्निक है, मुझे पढ़ने का जो गाइडेंस है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मुझे नहीं पता है। तो मैं बेटा आपके लिए पूरा का पूरा प्लान कर रखा हूँ। जिनको लगता है कि मुझे एक मेंटर की आवश्यकता है, गाइडर की आवश्यकता है, मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ये है 9517274732। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, आपको जोड़ा जाएगा, आप जुड़ोगे और आपको क्या किया जाएगा, यानी पूरी की पूरी आपकी एजुकेशनल फ्यूचर को गाइड किया जाएगा। चलिए क्लास इतनी तक। भाई जितने दोस्त मित्र आपके देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो सबसे बोलो शेयर करें, सभी लोग शेयर करते जाएं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। पहली क्लास थी, ये दूसरी क्लास मेरी है और मैं आपको कुछ बताने का भी प्रयास करूंगा, चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। धन्यवाद।